Hello students, this is the video number 13 of इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने कूलम्स लॉ को देखा और हमने ये देखा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है और दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। उन फोर्सेस को हमने कैलकुलेट किया, उनसे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल थे उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है बेटा जी। अब नई टॉपिक आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी। ठीक है बेटा जी। तो इन 4-5 टॉपिक को मैं यहाँ पर डील करूँगा और 1 बाय 1 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा जी। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट कैसे आया उसके लिए आपको थोड़ा सा मैं कूलम्स लॉ पे लेके चलूँगा। ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई, पीडीएफ में मैंने तो पूरा नोट्स दिया हुआ है, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना आप लोग और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या पहले ये देखा गया कि कूलम्स लॉ क्या हमेशा वैलिड है? कूलम्स लॉ इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे केसेस बने जहां पर कूलम्स लॉ जो है वैलिड होता नहीं दिखाई पड़ा। ठीक है ना। क्योंकि एक साइंस की फिजिक्स की एक ब्रांच है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। आप लोगों के लिए वो बिल्कुल नया होगा, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है फिजिक्स की ब्रांच है जिस पर कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने काम किया था। वो जो है कूलम्स लॉ को, उसको कूलम्स लॉ से प्रॉब्लम है। वो ये कहता है कि कूलम्स लॉ जो है कभी कभी वैलिड नहीं होगा, कभी कभी वो वैलिड नहीं हो सकता है। तो वो वहीं से उठ करके आई इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट निकल के आया। ठीक है बेटा जी। कि कूलम्स लॉ को हम जिस तरीके से समझते हैं तो क्या कूलम्स लॉ जो है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर खरा उतरता है, उसको हमें देखना पड़ेगा बेटा। ठीक है। तो बेटा जी अब हम देखते हैं कि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या चीज़ है, क्योंकि आपको ये तो 12th के लास्ट में जब मॉडर्न पढ़ाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको, तो थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या चीज़ है। खैर अभी इस टाइम पर हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी पार्टिकल, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से तेज नहीं चल सकती है। किसी इंफॉर्मेशन को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हमें सेंड करना है तो वो इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वैक्यूम में c के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है, इन वैक्यूम है। इससे फास्ट वो इंफॉर्मेशन नहीं चल सकती है। मतलब अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन आप तक भेजना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो जो इंफॉर्मेशन आप तक जाएगी वो स्पीड ऑफ लाइट से कम तेज में होके जाएगी, उसकी स्पीड ऑफ लाइट से कम रहेगी। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। कोई बॉडी भी स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती है। किसी इंफॉर्मेशन को हम चाहते हैं भेजना, जैसे मतलब यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, आपको मैंने टॉर्च ऑन किया, मैंने लाइट ऑन की, जो लाइट चलेगी वो लाइट पहले आप तक पहुँचेगी, इसके बाद मेरी कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी। अगर दोनों में साथ चल, इन्फॉर्मेशन की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं हो सकती है, उससे फास्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का जो बेसिक प्रिंसिपल था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है, ठीक है ना, ये स्पीड की लिमिट है, इसे हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे तो शायद आप कूलम्स लॉ में जो प्रॉब्लम आने वाली है उसे आप समझ पाओ कि क्या प्रॉब्लम वो क्रिएट हुई। ठीक है बेटा जी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लोगों ने सोचा
कि नहीं यार, कूलम्स लॉ की बात अगर हम कूलम्स लॉ को सिंपल इस तरीके से देखते हैं कि एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाया, दूसरे ने पहले पे फोर्स लगाया, तो कहीं न कहीं जो फिजिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की, वो उस पे खरा नहीं उतर पाता। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा टॉपिक आपका थोड़ा सा अपर लेवल का है, लेकिन अगर समझ पाओगे तो शायद इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से आप समझो। तो मैंने क्या किया, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये यहाँ पर हमने कोई दो चार्जेज लिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि मान लो यहाँ पर हमने कोई दो चार्जेज लिए, एक आपका Q1 है और एक आपका Q2 है, ये ठीक है, ये आपका Q2 है, ये हमने दो चार्जेज लिए, ठीक है ना। और इन दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमने इस डिस्टेंस को हमने मान लिया 1 लाइट ईयर। क्या मान लिया? 1 लाइट ईयर। तो बेटा ये हमने बताया था कि ये 1 लाइट ईयर। अब 1 लाइट ईयर क्या है कि लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में लाइट अगर लगातार कंटिन्यूअस 1 साल तक ट्रेवल करती रहे, तो 1 साल तक जो डिस्टेंस कवर करेगी 1 साल में, वो डिस्टेंस कहलाएगा 1 लाइट ईयर। ठीक है बेटा। अगर Q1 से लाइट चलना स्टार्ट करे और उसको Q2 तक पहुंचना है, तो उसको 1 साल लग जाएगा पहुंचने में। 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस है। तो 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 साल में, अब आपको पता है कि लाइट जो है 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चलती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में। 2 सेकेंड में 6 लाख किलोमीटर। 3 सेकेंड 4 सेकेंड करते करते 1 साल तक लाइट जब चलती रहे, तो ये जो डिस्टेंस बनेगी ना, ये बहुत बड़ी डिस्टेंस बनेगी। ठीक है ना। तो हमने इमेजिनेशन लिया, इतनी बड़ी डिस्टेंस पर दो चार्जेस रखे हुए हैं, 1 लाइट ईयर उनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है बेटा जी। तो आप उसको पॉइंट आउट कर लेना, क्योंकि 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 लाइट ईयर के बारे में। 1 लाइट ईयर आपका डिस्टेंस है। ठीक है ना। मतलब Q1 से अगर लाइट चले तो Q2 तक उसे पहुंचने में 1 साल लग जाएंगे, या Q2 से अगर कोई लाइट चले, ठीक है ना, तो Q1 तक पहुंचने में उसको 1 साल लगेंगे, वैक्यूम में अगर रखे हुए हैं ये। तो ये चीज आपने पॉइंट आउट कर ली बेटा। अब क्या है, अब बेटा जो है हम क्या करेंगे, देखो अब आपने कहा कि ठीक है, इसको आप जो है, इसको आपने क्या कहा, सर इसको हम R मान लेते हैं। इसको आपने R मान लिया, एज्यूम कर लिया R, क्यों बार बार 1 लाइट ईयर रखना ठीक नहीं, R मान लिया आपने। अब सिंपल सी बात है, Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, बिल्कुल लगाया, कूलम्स के अकॉर्डिंग जो है Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है ना, जिसको आपने कहा कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है बेटा जी। ये कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन 1 लाइट ईयर का स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर कर दिया आपने। ठीक है ना। उतना ही फोर्स किसने लगाया, उतना ही फोर्स Q2 ने लगाया। किस पर लगाया, Q1 पर लगाया। आप जानते हो ये फोर्स कहलाता है F21, है ना, ऐसे। इसकी वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये वैल्यू कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अब कूलम्स लॉ यहाँ वैलिड हो गया, नो प्रॉब्लम। पहले वाला कॉन्सेप्ट था, मैंने लिख दिया ऐसे, और आप जानते हो। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने जो है Q2 को फिक्स कर दिया, ये आपका फिक्स है। ठीक है ना, इसको आपने फिक्स कर दिया है, ये स्थिर है, ये आपका, इसको आपने फिक्स कर दिया ये। अब एक्सपेरिमेंट ये आपने किया, अब आप जिस डेट को आपने एक्सपेरिमेंट किया उस डेट को आपने पॉइंट आउट कर, लैब में आप हो, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, ऐसा आपने सिचुएशन बनाई कि दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने लिया और कूलम्स लॉ लगा दिया आपने, तो एक चार्ज दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहा है उसको भी लिख लिया। ये सब जो काम आप कर रहे हो, मान लो एक काम की डेट आपने फिक्स की, भाई इस डेट को हम कर रहे हैं। मान लो
आज की डेट आपने मान लो लिया, तो आपने कहा कि सपोज किया कि ये 28 में है आपका और 2021, इस डेट को आपने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, डेट आपने नोट कर ली। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपने मान लो अब जो है कि Q2 फ्री है, Q2 को आप मूव करा सकते हो अपने हैंड, Q2 को आप इजीली मूव करा सकते हो राइट लेफ्ट, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, मान लो Q2 की पोजीशन आपने ए पॉइंट आउट कर दी, अब आपने Q2 को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में, तो Q2 मान लो यहां आ गया, ठीक है ना। अब Q2 जब यहां आ गया, ये Q2 यहां आ गया, आपने इसको शिफ्ट किया, मान लो वो जो डिस्टेंस आपने ली, वो जो डिस्टेंस आपने शिफ्ट किया 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, जितना आप कर सकते हो, 10 मीटर तक कर सकते हो, 20, जो भी आपने लिया है, तो आपने उसको जब शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने में क्या टाइम लगा आपको, 2 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी लगा हो। तो ये जो डिस्टेंस आप लिया आपने, इसको बी मान लिया आपने, और ए से लेके बी तक डिस्टेंस जो आपने माना है, उस डिस्टेंस को आपने कहा कि सर ये डेल्टा आर है। डेल्टा आर क्या है, एक छोटी सी डिस्टेंस है जितना आपने उसको शिफ्ट किया है, और शिफ्ट करने में जो टाइम लगा, उस टाइम को आपने कहा कि भाई 2 सेकेंड 2 मिनट लगा होगा, सेकेंड का ही तो काम है शिफ्ट करना, आपने शिफ्ट कर दिया है। तो Q2 अब बी पे आ गया। ये जो जितना भी काम आप कर रहे हो, ये इसी डेट का है, 28 में 2021 को ही ये सारा काम आप कर रहे हो बेटा, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो आपने कहा कि इसको जब हमने शिफ्ट कर दिया Q2 पर, बी पर लाके शिफ्ट कर दिया, तो डेट आपकी वही है, क्योंकि उसी दिन आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब आपने कहा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है, अब कितना हो गया, ये R माइनस डेल्टा आर हो गया। भाई कम हो गया डिस्टेंस ना। तो अगर डिस्टेंस कम हो गया, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो ये जो फोर्स यहां पर था जो आपने लिखा था, ये फोर्स हो जाएगा चेंज। अब Q2 जो है Q1 पर फोर्स लगाएगा, वो डिस्टेंस के हिसाब से लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स बढ़ेगा। तो जो फोर्स यहां पर आपको मिलेगा किस पर, Q1 पर, F1 सॉरी F12 होगा ना, फोर्स ऑन वन ड्यू टू, सॉरी, तो यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पर हमने गलती मिस्टेक कर दी थी, इसको सही कर लेते हैं हम लोग, ये नोटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो आपने कहा यहाँ पर जो होगा क्या होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू होगा, है ना। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, क्या चेंजेज आएंगे इसमें, इसमें चेंजेज आएंगे बेटा जी कि ये जो फोर्स अब Q1 Q2 अपॉन R माइनस डेल्टा आर स्क्वायर हो जाना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई दोनों के बीच की। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अच्छा, तो अब ये बताइए, जब Q2 को आप A से लेके B तक लेके आए, अब बताइए Q2 A से लेके B तक, A से B पर शिफ्ट हो गया है, ये इंफॉर्मेशन Q2 से चल करके Q1 तक कब पहुंचेगी। आपको पता है कि जब Q2 से लाइट चलेगी और Q1 तक पहुंचेगी, तब तो उसको लाइट को 1 साल लगेगा। और अगर ये इंफॉर्मेशन कि Q2 जो है शिफ्ट हो गया है A से B पर, ये जो इंफॉर्मेशन है Q2 से चलेगी और चल करके Q1 तक पहुंचने में उसको 1 साल से ज़्यादा टाइम लगने वाला है। 1 साल क्यों, क्योंकि जब स्पीड ऑफ लाइट जो है Q2 से Q1 में पहुंचने पर, Q2 से चल करके Q1 तक पहुंचने में 1 साल लगा देती है, तो अगर आपने Q2 पर कोई चेंजेस किया, वो जो चेंजेस है उसकी जो इंफॉर्मेशन है जब चलेगी और उसे Q1 तक पहुंचना है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज तो नहीं चल सकती है ना इंफॉर्मेशन। मतलब Q1 को ये पता चलेगा कि Q2 शिफ्ट हो चुका है, कम से कम 1 साल तो लगेंगे। मतलब Q1 को 1 साल के बाद मालूम होगा कि Q2 शिफ्ट हो चुका है A से B पर। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक Q1 को ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि Q2 जो है A से B पर चला गया है,
तब तक Q1 के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि जब Q1 को इस Q1 को जब इसको मालूम हो जाएगा कि भाई Q2 चेंज हो चुका है, तभी तो इसमें चेंजेस आएंगे। तो आपने कहा कि भाई Q1 जो यहां बैठा हुआ है, जो फिक्स है, उसको इस बात की जानकारी कि Q2 A से B तक शिफ्ट हो गया है 1 साल के बाद मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर जो आपने चेंजेस किए हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन चलेगी और Q1 तक पहुंचेगी, तो कम से कम 1 साल तो लगेंगे बेटा जी, ठीक है ना। तो जब तक इंफॉर्मेशन रास्ते में है, तब तक Q1 में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो मतलब जो ये फोर्स आप लिखे हो यहां पर, ये वाला फोर्स, ये फोर्स 1 साल के बाद वैलिड होगा, क्योंकि 1 साल के बाद Q1 को चलेगा पता कि Q2 शिफ्ट हो चुका है। जब तक Q1 को यह नहीं मालूम होगा कि Q2 शिफ्ट हो चुका है, तब तक Q1 पर लगने वाला फोर्स चेंज ही नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 साल तक ये फॉर्मूला आप लगा ही नहीं सकते हो। 1 साल तक तो यही फॉर्मूला चलता रहेगा, क्या, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि 1 साल तक आप कहोगे यहां पर 28 मई 2022 यहां से लेकर यहां तक तो आपका यही फॉर्मूला होगा। 1 साल तक तो फॉर्मूला आपका यही चलता रहेगा, जबकि Q2 शिफ्ट हो चुका है। और डिस्टेंस का कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, उसके हिसाब से फोर्स लिखोगे आप। तो अब देखो, अगर मैं पूछूं आपसे कि बीच में कोई डेट ले लो आपको मैं आपसे कह दूं कि बताओ कि अगर मान लो 1 जून की बात करें हम, और 2021 1 जून 2021 की बात करें, तो Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है। तो 1 जून 2001 महीने के बाद, तो आप कहोगे कि सर 1 जून 2021 को जो Q1 पर फोर्स लग रहा है, वो तो वही लग रहा है कि F12 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि जबकि Q2 शिफ्ट हो चुका है, जबकि Q2 क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। और Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, R माइनस डेल्टा आर है। लेकिन Q1 पर लगने वाला फोर्स क्या है, Q1 पर लगने वाला फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो कूलम्स ने बताया था कि दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपका जो है कि फोर्स बनेगा, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है। तो आप ये कहोगे कि 1 साल तक तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद जब Q1 को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि Q2 क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है, तो ठीक है, Q1 पर जो है क्या बोलते हैं कि फोर्सेस चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर ये फोर्सेस लगना शुरू हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ठीक, कोई बात नहीं है। अब डिस्टेंस के हिसाब से ये फोर्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 1 साल तक कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, कि अपनी डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया तो कुछ, अगर एक चार्ज में अगर आप कुछ चेंजेस किए हो, तो जिस टाइम पे आप चेंज करते हो, उसी टाइम पर, उसी इंस्टेंट पर दूसरे चार्ज पर इफेक्ट पहुंच नहीं पाता है। अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा कर दो, आप बहुत ही बड़ा कर दो, तो अगर आपने दो चार्जेस हैं, आपने किसी एक चार्ज पर आपने कुछ चेंज किया, तो चेंज करोगे, डिस्टेंस को कम करोगे, तो फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस आपने अगर कम किया, ये जो इंफॉर्मेशन है जब दूसरे चार्ज तक पहुंचेगी, तभी तो फोर्स में चेंजेस आएंगे। ठीक है बेटा जी। तो ये क्या है कि ये जो सिचुएशन हमने बनाई है, ठीक है ना, अभी हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग करते हैं, चार्जेस थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, वहाँ पर क्या है कि आप थोड़े बहुत क्या है चेंजेस कर देते हैं, आपको इफेक्ट नहीं मालूम पड़ता है, कूलम्स लॉ पूरा का पूरा वैलिड हो जाता है। लेकिन हम एक ऐसी, देखो यहाँ पर हमने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि कूलम्स लॉ जो है 1 साल तक तो वैलिड नहीं है, उसके बाद वो वैलिड हो रहा है। तो वो जो 1 साल का टाइम है, उसमें तो कूलम्स लॉ खराब हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि कूलम्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। तो अब ये प्रॉब्लम तो है, तो इसके लिए क्या है एक कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना कि Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगा रहा है और Q2 जो है Q1 पर फोर्स लगा रहा है, ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है, तर्क संगत नहीं है।
और ये जो है कॉन्सेप्ट आपको चेंज करना पड़ेगा कि चार्ज चार्ज पर फोर्स लगाता है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्या है, ये सेंटेंस सही नहीं है कि चार्ज चार्ज पर फोर्स लगाता है। नहीं, ये लिखना कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये लिखना थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाओगे आप तो ये थोड़ा सा आपको गलत लगेगा कि नहीं, ऐसा सेंटेंस लिखना ठीक नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो है ये बताया गया कि कोई भी चार्ज हो, जैसे आपने कहा कि हमने क्या लिया, हमने कोई चार्ज लिया, एवरी चार्ज, हर चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है चारों तरफ। हर चार्ज क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों तरफ। दूसरा चार्ज रहे या ना रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। अकेला जो चार्ज है, सिंगल जो चार्ज है, वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट करेगा। जैसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेगा क्रिएट बेटा जी, तो जो इमेजिनेशन हम लोगों ने बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे आप बल्ब लेते हो, अब बल्ब से लाइट निकलती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से निकलती हुई दिखाई पड़ेगी, क्या बोलते हैं, सराउंडिंग में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जनरेट करेगा हर चार्ज, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो पहले मैंने पॉजिटिव लेके बताया, ये ऐसे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये कोई पॉइंट चार्ज है तो ये ऐसे अपनी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चारों तरफ खुद इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो उसने क्या क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर से कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल जब एंटर होगा तो वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। ऐसा बोलेंगे हम लोग कि जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज डायरेक्ट नहीं लगा रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है। चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस पर फोर्स लगा रहा है। तो हम जो है कि इस बात को, जैसे मान लीजिए ये आपने कहा कि ये आप एक रीज़न है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बना हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने E ले ली है, और इसमें अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल मान लो Q0 बाहर से आया, तो ये Q0 यहाँ पर जब आएगा तो इस Q0 पर एक फोर्स लगेगा। ये क्या है, अच्छा बनाया किसने है, उसने जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उसका नाम क्या है, वो Q है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कूलम्स लॉ हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, देखेंगे जिस पॉइंट पर Q0 रखा गया है उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक फोर्स निकल जाएगा। तो अगर बात करेंगे फोर्स की तो आपको निकल आएगा Q0 इंटू E, ये फोर्स निकल के आएगा ऐसे। तो फोर्स के कैलकुलेशन का तरीका हमने बदल दिया कि अब फोर्स को हम जो है सीधे Q1 Q2 बाई R करके उस नहीं सोचना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा किस पर, आने वाले चार्ज पर। तो जितने भी चार्जेस हैं सारे के सारे चार्जेस अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो क्रिएट करते हैं तो क्या है कि सीधे हम लिख सकते हैं कोई चार्ज पार्टिकल उसमें आएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है यहाँ पर जो मैंने बताया है कूलम्स लॉ यहाँ पर वैलिड नहीं हो रहा है, ये श्योर है नहीं होगा। अगर इस प्रकार से सिचुएशन आप क्रिएट कर दो तो कुछ टाइम के लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। हाँ, आफ्टर जो है कि टाइम बीतने के बाद क्या है वो होगा वैलिड। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि भाई डिस्टेंसेस आपने बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, एक को फिक्स करके दूसरे को आपने थोड़ा चेंज किया, तो उसी इंस्टेंट में क्या कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, आपको अगर नहीं होगा वो कुछ टाइम के बाद वो एप्लीकेबल होगा, कुछ टाइम तक एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कहना कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज पहले वाले फोर्स लगा रहा है, ये भी आपका लॉजिकल नहीं है, तर्क संगत नहीं है। तो इससे हम लोग बाहर निकले और हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि नहीं भाई हर चार्ज क्या है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्या है चार्ज पार्टिकल आएगा तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा जो चार्ज ने बना रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी आपको क्या है कि आपका इंटरेस्ट आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो पढ़ने जा रहे हैं क्या उसकी मीनिंग है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। तो बेटा जी मैं सीधे आपके टॉपिक पे आऊँगा और आपको स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपको बता दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या बोलते हैं कि ऐसा रीजन है, एक ऐसा जोन है, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक रीजन है, किसी चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या कोई निगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को अपने ऊपर फोर्स लगता हुआ दिखाई पड़ेगा तो इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल बोलेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जोन है या एक रीजन है जहाँ पर क्या है, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो अपना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। मान लिया कि अकॉर्डिंग टू जो है हमारे डायग्राम, जो हमने डायग्राम बना रखा है, मान लो किसी चार्ज ने पहले से ही क्या यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। कोई चार्ज होगा, कोई भी चार्ज होगा, चाहे रैंडम कोई चार्ज ले लो आप, सोर्स चार्ज है। अब उस चार्ज की बात नहीं कर रहा है हम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है पहले से बनी हुई है किसी चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनी हुई है तो किसी ने किसी चार्ज ने बनाया होगा, ये तो कंफर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना, ठीक है ना। अब क्या है, अगर मान लो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, बाहर से कोई चार्ज लेके हम आए, उसका नाम हमने क्यू नॉट रखा। मान ली क्यू नॉट को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे बेटा जी, टेस्ट चार्ज। इसके बारे में बताएंगे क्या होता है। जो टेस्ट चार्ज होता है ना, ये इस टेस्ट चार्ज पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करते हैं। ये इस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत ही कम होता है, इसीलिए कहते हैं कि इसकी, मान लीजिए आप कहोगे सर कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप दिखा रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज ने बनाया है, कहीं से कोई चार्ज होगा, किस तरीके से होगा, डजेंट मैटर, बस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनी हुई है, इसका मतलब किसी चार्ज ने बनाया है। तो क्या क्यू नॉट के पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? तो हम कहेंगे बिल्कुल होगी, कि वो नॉट के पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कम होती है कि उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती है कि क्यू नॉट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है, इस फील्ड के आगे ये बहुत ही वीक है, इसलिए इसका अपना कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल वो पार्टिकल है जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्निफिकेंट नहीं होती है, तो वो कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं, इसीलिए हम इसको लेते हैं यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल। इसका मैग्नीट्यूड 1 रखते हैं, बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड है। तो अब आपने कहा कि हम इसको यहाँ पर ले गए, अंदर इसके ले गए, मान लो क्यू नॉट को हमने यहाँ रख दिया, ये आपका प्लस है, क्या है आपका प्लस है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू नॉट को रखा, इस टेस्ट चार्ज को आपने रखा, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप ये बताइए कि क्या इस क्यू नॉट पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हम आपको कैसे, बिल्कुल लगेगा, फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये फील्ड में आ गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो आपने कहा सर यहां पर ये क्यू नॉट जो है, इस क्यू नॉट पर फोर्स लगेगा। जब हमने उस फोर्स की कल्पना की, जब उस फोर्स को हमने कैलकुलेट किया, तो हमने देखा कि इस पर लगने वाला जो फोर्स है ऐसे हमको मिला, मान लो ऐसे मिला, ये फोर्स की डायरेक्शन हमको मिल गई ऐसे। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है और उस पर जो फोर्स लगा है उसकी डायरेक्शन हमको मिल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग होगी। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनी होगी वो बिल्कुल ऐसे ही बनी होगी। मतलब आप क्या करोगे, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे, ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको कैसे मिली? आपने टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात करते हैं, जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने कहाँ रख दिया, जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन बनी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमको दिखती नहीं है, वो इनविजिबल है। जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब से लाइट निकलती है ना, एरोज के फॉर्म में दिखता, लाइट निकल रही हो तो लाइट हमको दिखती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं दिखता। वैसे चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ क्या वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ेगी अगर पॉजिटिव चार्ज आपका है तो, ठीक है ना। नेगेटिव के लिए भी हम करेंगे डिस्कस। पहले आपने ये देखना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। एक अगर कहीं पर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, आपने कहा कि यहाँ पर रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बनाया, इसमें क्या रख दिया आपने, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपने क्यू नॉट रख दिया,
तो इस क्यू नॉट पर जो फोर्स लगा, उस जो फोर्स की डायरेक्शन आपको मिली, इसका मतलब उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे सर कि एवरी चार्ज प्रोड्यूसेस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इन सराउंडिंग, ठीक है ना। एवरी आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप कहोगे सर मान लो कि इसके अंदर हम क्या लेके आए, इसके अंदर हम माइनस क्यू नॉट लेके आए, तब क्या होगा। तो माइनस क्यू नॉट पे फोर्स कहाँ लगेगा। तो अगर आप यहाँ पर माइनस क्यू नॉट लेके आए, तो आपको बता दूं, अगर यहाँ पर माइनस क्यू नॉट लेके आप आए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर माइनस क्यू नॉट लेके आए आप, तो माइनस क्यू नॉट पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। ये फोर्स याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो उस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो अगर आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है, ठीक है ना, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, ये फोर्स क्या होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर आपने माइनस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिया है, तो ये जो टेस्ट चार्ज होगा, इस पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो अपोजिट क्या होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी हुई है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, सॉरी हम आपको समझा देते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये आपको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना हुआ है, किसी चार्ज नहीं बनाया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे बना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये रीजन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दिया है ना, किसी चार्ज ने चार्ज इसका सोर्स कहीं ना कहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। अब इसमें आप लेके टेस्ट चार्ज लेके आए, तो आपने कहा जब हम इसको यहाँ पर हम लेके आए प्लस क्यू नॉट लेके आए, तो प्लस क्यू नॉट पे जो लगने वाला फोर्स है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, ठीक है ना। और जब इसके अंदर माइनस क्यू नॉट रखा हमने, माइनस रखा हमने, तो इस माइनस पे लगने वाला फोर्स जस्ट अपोजिट कहाँ मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसीलिए हम बार बार पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं। निगेटिव रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो इन सब चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा जी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यही थी, ठीक है बेटा जी। अब अगर मान लो, तो ये चीज़ आपने एक्सप्लेन कर दिया कि हमने टेस्ट चार्ज की बात कर दी, और टेस्ट चार्ज के बारे में आपको बता दूं मैं कि जो टेस्ट चार्ज होता है, ये जो आपका टेस्ट चार्ज होगा ये, ठीक है ना, ये जो आपका टेस्ट चार्ज होगा, ये जो आपका टेस्ट चार्ज होगा, ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और इसका जो क्या बोलते हैं, और ये क्या है, इसका अपना कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है बेटा जी। तो इसका आप कह सकते हो कि जो हमारा टेस्ट चार्ज पार्टिकल है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, तो आप कहोगे सर कि ये क्या करेगा, डज नॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट फील्ड, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि टेस्ट चार्ज को, और अक्सर हम इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, जिससे कि हमारा काम बन जाए और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आसानी से मिल जाए, ठीक है बेटा जी। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो गई। और आपको मैं बता दूं, अब देखते हैं, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आएगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला जो है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो कोई न कोई सोर्स चार्ज पार्टिकल बनाएगा, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल ही क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो अगर आपने कहा कि हमारे पास मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी
और ये प्लस क्यू चार्ज है। इसको बोलेंगे कि ये आपका सोर्स चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, सोर्स चार्ज इसको बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और ये आपका निगेटिव भी हो सकता है और ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। जब पॉजिटिव आपका चार्ज होगा तो पॉजिटिव जब अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज जब अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी ऐसे। है ना बेटा, ऐसे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे बनती हुई दिखाई पड़ेगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमको दिखाई नहीं पड़ती है, हम ये आपकी इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। हम इसको इमेजिन करते हैं कि ये इस तरीके से चारों तरफ स्पेस में फैली हुई है, तो ये रेडियली आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, ये आउटवर्ड है, बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है आपको। ठीक है बेटा जी, ये तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। और अगर मान लो आपका निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अरे भाई, निगेटिव चार्ज भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली इनवर्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती हुई दिखाई पड़ेगी ऐसे ऐसे। दिखाई नहीं पड़ेगी, ये हम फील करते हैं इस चीज़ को, ये दिखाई नहीं पड़ती है, इसको सिर्फ हम बनाते हैं। ये इमेजिनरी, ये एक इमेजिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है नेगेटिव चार्ज की तरफ आपको दिखाई पड़ेगी ऐसे। तो आप कहोगे इनवर्ड, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये अब ये चीज़ आपने पॉइंट आउट किया। अभी हम बनाते कैसे हैं इसको भी अगर आप जानना चाहो तो आप जान सकते हो कि अगर यहाँ पर आप ये क्या है, इन दोनों फील्ड में आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोड़ दो, इन दोनों के फील्ड में आप क्या छोड़ दो, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बाहर से ला के छोड़ दो, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जैसे ही क्या करेंगे हम क्यू नॉट ला के छोड़ेंगे तो क्यू नॉट पर एक फोर्स काम करेगा। और वो कहाँ काम करेगा, वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा काम। बताया आपसे मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप लेके आओगे तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलेगा, क्योंकि उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा तो ऐसे मूव करना शुरू करेगा। तो जिस डायरेक्शन में टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो आपका है वो मूव करेगा, वही रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड का बनेगा। अगर इसमें लाके छोड़ दो तो, अगर इसमें लाके छोड़ दिया आपने तो अगर इसमें लाके छोड़ दिया तो, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, ये क्या आपका है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है कि अगर हमने क्या किया, अगर हमने जो है कि अब ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इस क्यू नॉट को करेगा अट्रैक्ट, तो क्यू नॉट ऐसे मूव करना शुरू कर देगा ऐसे। इसका मतलब जो क्यू नॉट पर लगने वाला फोर्स है वो किधर है, वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनाई हुई है, वो अंदर की तरफ आती हुई बनाई है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप टेस्ट चार्ज को छोड़ दो और वो भी पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है जिस तरफ चलेगा पॉजिटिव, उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो इस तरीके से हम लोग जो है कि डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो इन दोनों केसेस को आपने देख लिया, कोई बात नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी। नेगेटिव है तो वो अंदर की तरफ आती हुई दिखाई पड़ेगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। अब अगले कॉन्सेप्ट में जो आपको मैं डील करने वाला हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे और उसको पॉइंट आउट करेंगे कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या परिणाम लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, ये अब इसमें क्या देखा हमने, इंटेंसिटी का मतलब होती है स्ट्रेंथ, पावर, है ना। क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी इंटेंसिटी का मतलब होता है कि इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ना। वो कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी हम बात करेंगे। तो मान लिया आपने कहा कि मान लो कि यहाँ पर एक, जैसे हमने एक सोर्स चार्ज हमने बनाया, यहाँ पर ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है,
ठीक है ना। और इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रखी है, ऐसे बना रखी है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। मैं आपको समझा रहा हूँ बस, ऐसे ऐसे इसने बना रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी बनाएगा वो अपने से दूर बनाएगा। तो अगर मान लो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीज़न आपने बनाया, ठीक है ना। अब टेस्ट चार्ज मान लो अगर यहाँ पर है प्लस क्यू नॉट, मान लो यहाँ पर है प्लस क्यू नॉट, तो बताइए कि टेस्ट चार्ज को किस पॉइंट पर, एक पॉइंट आपने यहाँ ए ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट आपने बी ले लिया, ए और बी पॉइंट पर में किस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई पड़ेगी, फील होगा? तो कहोगे सर बी पॉइंट पर। जो सोर्स चार्ज है ना, उसके नज़दीक में जितने पॉइंट्स होंगे वो स्ट्रांग होंगे, और जितना हम दूर जाएंगे उतना ही क्या है, आपका जो है स्ट्रेंथ उसकी कम होती जाएगी। तो सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हमने कि सोर्स चार्ज, हम यहाँ बैठे, हमारे पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने नज़दीक में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। तो कोई चार्ज अगर हमारे नज़दीक आएगा तो उस पर लगने वाला फोर्स भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो जो फोर्स लगा रहा है। और जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कमज़ोर होगी, उतनी वीक होगी, तो लगने वाला फोर्स भी आपका वीक होगा। तो स्ट्रेंथ का मतलब कितनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस चीज़ को आप समझते रहो। इसके लिए मैंने क्या किया, मान लो आपने कहा कि पहले से ही क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, पहले से ही किसी सोर्स चार्ज ने बनाया है। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, सोर्स चार्ज कहाँ पे है, कैसे रखा, उसे बस रैंडम बना हुआ है। ठीक है बेटा जी। अब आपका टेस्ट चार्ज मान लो आपने बाहर से लाकर के यहाँ पर आपने क्या रख दिया, ये टेस्ट चार्ज रखा आपने, ये टेस्ट चार्ज आपका है, इस पॉइंट पे आपने ला के रख दिया। तो अगर टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, ये आपका है रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहले से बना हुआ है। तो आप कहोगे सर इस पॉइंट पी पर जब ला के इसको रखे हमने क्यू नॉट को, तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, इस पर फोर्स तो लगना ही लगना है। तो जो इस पर फोर्स लग रहा है, मान लो ये फोर्स आपका ऐसे लगा, और कितना फोर्स लगा, मान लो इसको आपने एफ लिख दिया, ठीक है ना। तो इस पी पॉइंट पर कितना फोर्स है, एफ फोर्स है, किस पर लगा हुआ है, क्यू नॉट पे लगा हुआ है। तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड करोगे, जिस पॉइंट पर आप क्यू नॉट ला करके रखे हो, उस पॉइंट पर क्या क्यू नॉट पर फोर्स लग रहा है? तो यस, लग रहा है। अच्छा, लगा कौन रहा है, उस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? यस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हो तो वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो उस पॉइंट पर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट पर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है ना। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये निकालना हमको है। ठीक है बेटा जी। तो अगर आपको यह दे दिया जाए कि क्यू नॉट पर लगने वाला फोर्स आपका एफ है, ठीक है ना, तो जिस पॉइंट पर एफ फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगा रहा होगा फोर्स। तो डिफाइन ये किया गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पर जो होगा वो क्या होगा कि फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, उस पॉइंट पी पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स को ले लो, और जो आपका टेस्ट चार्ज है जिस पर लग रहा है उससे डिवाइड कर दो। तो आपका क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द रीजन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है जिसमें कोई पॉइंट पी लिया, उस पॉइंट पी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको निकालने के लिए बाहर से आप क्या लेके आओ टेस्ट चार्ज लेके आओ, पी पॉइंट पे रख दो, देखो कि पी पॉइंट पर क्या फोर्स लग रहा है, उसको निकाल लो। वो निकालने का तरीका बताएंगे आपको, सब कुछ कर लोगे आप। अगर आपको फोर्स दे दिया गया, ठीक है ना, तो आप कहोगे सर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। और यहां से आप फोर्स की बारे में आप कर सकते हो बात कि जो फोर्स कितना होगा, क्यू नॉट इंटू ई पी। ऐसे सिंपल सी बात है कि अगर आपको फोर्स दिया गया है तो फोर्स में आप क्या करोगे, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा आपको। और अगर आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लोगे आप। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया गया कि फोर्स पर यूनिट चार्ज से, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है,
ये स्ट्रेंथ उसकी है। E इज व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है कि जो फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चीज़ आपकी डिफाइन किया मैंने, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज लेंगे जिसको सोर्स मानेंगे, वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। एक पॉइंट चार्ज लेंगे, वो सोर्स चार्ज होगा, वो क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये अगली हम क्या बोलते हैं कि अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो आपकी लंबी हो रही है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। जहाँ डाउट होगा प्लीज़ आप लोग पूछना, ठीक है बेटा जी। तो इसको आप लोग रीड कर लेना, पढ़ लेना। पीडीएफ आपको मैंने सेंड किया हुआ है, दोनों साथ में मैच करा के पढ़ना। पीडीएफ में हमने सीक्वेंस वाइज सब पढ़ाया हुआ है, और यहाँ पर जो वीडियो मैंने पढ़ाना है मेरे को आपको समझाने के लिए पढ़ाना है कि भाई पीडीएफ में जो लिखा है उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है ना बेटा जी, थैंक यू।